हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जापान के एक गाँव में कुछ साल पहले एक अजीब घटना होनी शुरू हुई। इस चीज़ की शुरुआत तब हुई जब वहाँ बाढ़ आ गई। युआन और लियो का छोटा बच्चा बहुत दिनों से बीमार चल रहा था और आखिरकार एक दिन बीमारी की वजह से ही उसकी मौत हो गई। और आखिरकार सब रिश्तेदारों ने मिलकर उसे क्रियाक्रम का प्रबंध किया। उन दोनों को बच्चे को दफनाने पास के ही एक गांव में एक कब्रिस्तान तक जाना था, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि बाढ़ आ जाने की वजह से आसपास के सभी गांव पानी में डूब गए थे। मजबूरी में उनके पास एक ही रास्ता बचा। उन्हें अपने बच्चे को दफनाने के लिए गांव के ही एक बहुत पुराने कब्रिस्तान का रुख करना पड़ा। ये कब्रिस्तान बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था और जिस वक्त ये कब्रिस्तान चला करता था उस वक्त आसपास के कई गांव यहीं पर अपने मुर्दों को दफनाने के लिए आते थे। पर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने की वजह से इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया और लोगों ने यहाँ का रुख करना भी बंद कर दिया। उस रात मजबूरी में लियो और युआन को वहाँ जाना पड़ा। गांव में बाढ़ आई हुई थी, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। उन दोनों का गांव क्योंकि बाकी गांवों से थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वो बाढ़ से बचे हुए थे, पर फिर भी मौसम की खराबी का असर हर जगह नज़र आ रहा था। लगातार बारिश हो रही थी और मौसम में ठंडक बढ़ गई थी। आसपास का इलाका थोड़ा जंगली था। वो लोग रात के वक्त कच्चे सड़क से होते हुए ही कब्रिस्तान तक जा रहे थे। रास्ते भर हवाएं तेज़ गति से चल रही थी और उनकी आवाज़ से शरीर में एक सिहरन से पैदा हो रही थी और दूसरा अपने एक लौते बच्चे को खोने का गम उन्हें खाए जा रहा था। वो दोनों बेहद दुखी मन से कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कब्रिस्तान पिछले 2 या 3 सालों से बंद पड़ा था और पिछले 2 या 3 सालों से इस गांव के लोग जिस कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफन कर रहे थे, उस कब्रिस्तान तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता था, और जबकि ये उनके गांव का कब्रिस्तान उनकी पहुंच से लगभग आधे घंटे की दूरी पर ही था। पर फिर भी वो इसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे, पता नहीं क्यों। लियो और युआन धीमे कदमों से आगे बढ़े जा रहे थे। युआन का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। वो बार बार अपने बच्चे की वापसी की दुहाई दे रही थी ईश्वर को। वो बार बार कह रही थी, ईश्वर मेरा बेटा मुझे लौटा दे। वहीं लियो भी रो रहा था। धीरे धीरे करके वो उस कब्रिस्तान तक पहुंच गए। इतने सालों में उस कब्रिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जगह जगह घास उगाई थी और तरह तरह की अजीबोगरीब कटीली झाड़ियाँ उगाई थी और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी उगाए थे। साथ ही साथ इस जगह पर कुछ जंगली जानवरों ने अपना डेरा बना लिया था। एक उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा आवाज़ लगा रहा था। इससे आसपास का वातावरण और भी अजीब और डरावना हो रहा था। पिछले 2 या 3 सालों में यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि लोगों ने यहाँ का रुख करना बंद कर दिया। असल में लोग जब अपने मुर्दों को यहाँ दफना कर जाते थे तो उनके मुर्दों को कोई खा जाया करता था। रात के वक्त अगले दिन उनकी कब्रें खुदी हुई होती थी और लाश गायब होती थी और ढूंढने पर उसके कुछ टुकड़े या कुछ अवशेष ही इंसान को मिलते थे। ऐसी अजीबोगरीब घटना को वो किसी देवता का शाप मानते थे उनके गांव पर, और इसलिए उन्होंने उस ज़मीन में अपने मुर्दों को गाड़ना बंद कर दिया। युआन और लियो भी ये बात अच्छे से जानते थे, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। बाढ़ का पानी इतनी जल्दी नीचे उतरने वाला नहीं था और जबकि मौसम ख़राब चल रहा था, बारिश लगातार हो रही थी। ऐसे में वो अपने बच्चे की मृत शरीर को अपने घर में नहीं रख सकते थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें उसी कब्रिस्तान का रुख करना पड़ा। रात काफ़ी बीत चुकी थी जब वो दोनों कब्रिस्तान पहुँचे। बादलों की वजह से चाँद दिखाई नहीं दे रहा था। हवा अभी भी चल रही थी और बहुत हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। युआन ने और लियो ने मिलकर वहाँ ज़मीन में एक गड्ढा खोदना शुरू किया। आसपास घास उगाई थी, इसलिए उन्हें गड्ढा खोदने में कुछ मुश्किल हो रही थी, पर बारिश हो जाने की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा ऐसा करने में। गड्ढा खोदने के बाद युआन ने
अपने बेटे के शरीर को वहीं पर दफन कर दिया और कुछ विधियां करने के बाद, कुछ धार्मिक कार्य करने के बाद वो दोनों कुछ देर तक वहीं पर बैठे रहे, लगातार रो रहे थे। वो अपने बेटे को बहुत चाहते थे। उनका बेटा केवल 6 साल का था और दोनों का इकलौता बेटा था। वो दोनों इस बात से बेहद दुखी थे और काफ़ी देर तक वो उसी जगह पर एक साथ बैठे रोते रहे। तभी रात के वक्त उन्हें सामने उगी झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन के वो दोनों कुछ डर से गए। पर वो दोनों अकेले नहीं थे, एक दूसरे का साथ में हिम्मत दे रहा था। वो तब भी वहीं बैठे रहे। तभी उन्होंने देखा झाड़ियों से एक अजीब सी चीज़ बाहर निकली। वो 4 पैरों पर चल रही थी। उसका शरीर बिल्कुल किसी इंसान जैसा था, पर चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और बेहद भयानक। वो 4 पैरों से चलती हुई बिल्कुल उनके सामने आ गई। ये देखकर वो दोनों बेहद घबरा गए और उठकर भागने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था वो चीज़ अभी भी उनका पीछा कर रही है। काफ़ी देर तक आगे जाने के बाद जब जंगल का रास्ता ख़त्म हो गया, तब उन दोनों ने राहत की सांस ली, पर वो फिर भी बेहद डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने आखिर शमशान में क्या देखा। कुछ देर बाद दिन निकलने लग गया, सूरज उगने लग गया और सूरज उगने के साथ ही वो दोनों वापस उस कब्रिस्तान में गए। और कब्रिस्तान में जाने के बाद उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और कलेजा सन्न हो गया। उन्होंने देखा उनके बेटे की कब्र खुदी हुई है और उनके बेटे की लाश वहाँ से गायब है। सिर्फ उसके कपड़े वहाँ पड़े हुए थे। कुछ आगे घूमने के बाद और इधर उधर ढूंढने के बाद आखिर उन्हें अपने बेटे के शरीर के कुछ अवशेष मिले, जिसे देखकर उन दोनों का कलेजा सन्न हो गया। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा घिनौना काम किसने किया, और ऐसा भी हो सकता था कि आखिर उन लोगों ने रात को जो चीज़ देखी थी ये उसी के काम हो। आखिर वो क्या चीज़ थी जो लोगों के मुर्दे खाया करती थी और इतने सालों से उस कब्रिस्तान पर कब्जा कर रखा था। जानने के लिए मेरी कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अपने लाइफ में कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर कोई अजीब एहसास महसूस किया हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।